हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग आधुनिक राजनीतिक जो अवधारणा है, इस अवधारणा के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण को पढ़ेंगे, जानेंगे राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे और फिर इसके जो साधन है, इन साधन को भी जानेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण में जो है क्या क्या साधन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण में ये जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा, खान पान, इन सब आदतों को जो सिखाता है, इसे जो है हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही जो है हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। क्या है? एक साधन है राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का या फिर हस्तांतरित करने का। वास्तव में जो राजनीतिक संस्कृति जो है राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे कि भारत में आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था है, स्वतंत्र समाज है। तो भारत में जो राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का जो प्रयास किया जाएगा, वही जो है इसी टाइप से जैसे कि साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है। इसीलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा को, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीका से दिया है, जिसमें कि सबसे पहले जो है ये आमंड एवं पावेल ने जो है बताया है। आमंड एवं पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनका परिवर्तन किया जाता है तथा उन लोगों को राजनीति में दीक्षित करने के लिए उनके विचारों का जो है निर्माण किया जाता है। ये जो है राजनीतिक समाजीकरण है। एलेन आर वाल ने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में जो है परिभाषा दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है व्यवस्था के बारे में लोगों का दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना तथा विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। डेनिस कावानाग ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उसे सीखता है एवं विकसित कराता है। ये जो है राजनीतिक समाजीकरण है। पीटर एच मार्कल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार, प्रतिमान और राजनीतिक प्रवृत्तियां प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा जाता है, उनमें परिवर्तन भी किया जाता है और यह सीखने की एक प्रक्रिया भी है जिससे लोगों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और भावनाओं का निर्माण होता है। एक संकल्पना के रूप में यह लोगों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों एवं विचारों का जो है एक समुच्चय है।
अब आइए हम जानते हैं राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं। आखिर क्या विशेषता है जो कि राजनीतिक समाजीकरण जो है इतना प्रचलित है। राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ एवं इसके परिभाषा को समझ लेने के बाद इसकी जो है विशेषताओं को जानते हैं, जिसमें कि पहला है राजनीतिक समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यानी ये जो है अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है और ये जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी जो विशेषता है, यह एक सार्वभौम प्रक्रिया भी है, क्योंकि यह सभी राजनीतिक समाजों में चलती रहती है। ये इसीलिए जो है इसे सार्वभौम कहा गया है। तीसरी जो परिभाषा है, इसका राजनीतिक संस्कृति से इसका गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण एवं अगली पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य राजनीतिक समाजीकरण द्वारा जो है ये किया जाता है। इसका जो अगली विशेषता है कि इसकी प्रक्रिया औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। यानी कि राजनीतिक समाजीकरण जो है सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है, गैर अनौपचारिक भी हो सकता है। इसकी जो छठी विशेषता है, यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। आगे है कि इसका राजनीतिक परिवर्तन से भी जो है गहरा रिश्ता है, क्योंकि यह राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी जो है जारी रहता है। आगे है कि यह सीखने की प्रक्रिया है, जिसका पर्यावरण से गहरा संबंध होता है। नम्मा जो है यह राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता व भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना है। 10वां है कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग है और यह धीरे धीरे चलने वाली जो है एक प्रक्रिया है और यह समाज और व्यवस्था को जोड़ने वाली एक कड़ी का भी काम करता है। अब आइए हम जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार कितना है, कितने प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण होता है, जिसमें कि पहला है प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा है अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण और तीसरा है पुरातन राजनीतिक समाजीकरण, यानी कि पौराणिक, जैसे कि ये प्रारंभिक युग का कह सकते हैं। और चौथा है आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण, यानी कि वर्तमान में जो है किस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण जो है काम करता है, इसके बारे में। अब जो है पहला जो है प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण, ये क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचारों व झुकाव को ग्रहण करता है तो उसे हम राजनीतिक समाजीकरण जो है प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण, जब राजनीतिक अभिमुखीकरणों, प्रतिमानों और सत्ता संबंधों के प्रति मनुष्य की अभिवृत्तियों का निर्माण स्वतः ही होता है तो उसे प्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। यह समाजीकरण स्वतः ही हो जाता है, इसमें जो है प्रायोजित कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए योजना जो है बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अप्रकट राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। इसका जो तीसरा प्रकार है पुरातन है, यानी कि पौराणिक काल का है। यह समाजीकरण रूढ़िवादी राजनीतिक समाजों में पाया जाता है जो राजनीतिक जागृति व चेतना से हीन है। इसमें क्या है कि लोगों का रूढ़िवादी मूल्यों, यानी जो चलते आ रहा है परंपरागत तरीका से, विश्वासों व परंपराओं से गहरा लगाव होता है। इसमें राजनीतिक सत्ता में शीघ्रता से बदलाव नहीं होता है। परंपरावादी होने के कारण इसमें व्यक्ति विशेष के पास ही राजनीतिक सत्ता रहती है और वही जो है राजनीतिक सत्ता व शक्ति का नियामक बन जाता है। इसका जो चौथा और लास्ट जो प्रकार है वो है आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण। यह समाजीकरण सभ्य व उन्नत राजनीतिक
समाजों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति को बाल्यकाल से ही राजनीतिक व्यक्ति बनाने के प्रयास किए जाते हैं, यानी कि बचपन से ही जो है, जैसे कि अभी का समय में कितना बदलाव आया है, यानी कि पुरातन काल और फिर आधुनिक काल में कितना जो है डिफरेंस है, वही जो है यहाँ पे दर्शाता है कि अभी का जो समय है, जैसे कि बच्चे को बचपन से ही जो है अच्छे अच्छे चीज़ सिखाता है पढ़ने के लिए भी जो है। पौराणिक काल में क्या था कि 5-6-7 साल का जब होता था तो बच्चे जो है स्लेट पेंसिल या फिर कॉपी कलम जो है पकड़ता था। अभी क्या है कि जो 3 साल हो गया, अब इसे जो है स्लेट पेंसिल जो है इसे पकड़ा दो। उसके बाद इसी टाइप से आगे जो है राजनीति के बारे में भी जो है बताया जाता है, समझाया जाता है। और इसमें व्यक्ति को जो राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं वो तो और बचपन से ही जो है वो उस घर के जो बच्चे होते हैं वो तो बचपन से ही जो है उस काम को जो है सीखते चला आता है, और व्यक्ति बनाने के उस टाइप से बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति को राजनीतिक समस्या और राजनीतिक संस्थागत जो संरचना होता है उन संरचनाओं का ज्ञान शुरू से ही कराया जाता है, ताकि वह परिपक्व होकर राजनीतिक सत्ता धारक बन सके। इस प्रकार में और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि जो है जनसंपर्क के साधनों का जो है इसमें ज़्यादा जो है महत्व होता है। अब आइए हम जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में चलती रहती है। इसको गतिशील बनाए रखने में अनेक तत्वों का योगदान होता है। ये सभी तत्व जो है राजनीतिक समाजों में समान प्रकृति के नहीं होते हैं। जैसे कि पहला है परिवार, पहला क्या है परिवार है, तो दूसरा क्या है शिक्षण संस्थाएं, तीसरा मित्र मंडली, चौथा दबाव एवं हित समूह, और पांचवा राजनीतिक दल, छठा जनसंपर्क जो है ये भी जो है इसका साधन है, और फिर सातवां जो है राजनीतिक व्यवस्था है, आठवां है आजीविका के साधन, और लास्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये भी जो है राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन है। अब आइए हम एक एक करके जानेंगे कि इसका डिफिनेशन के बारे में। जैसे परिवार है, परिवार हम किसको कहते हैं? परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। व्यक्ति परिवार से ही अनेक सामाजिक सद्गुणों के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को भी ग्रहण करता है। परिवार का बाल्यकाल में ही व्यक्ति पर सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि व्यक्ति का जो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो एक प्लेन कागज की तरह होता है। उस पर जो है जो बचपन से जो है उस पर एक बार जो अंकित हो जाता है तो वो जल्दी जो है नहीं मिटता है, और वो पूरे लाइफ में जो है हमेशा जो है वो एक संस्कार के रूप में जो है हो जाता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि बच्चे में जो है अच्छे संस्कार देना चाहिए, ताकि पूरे लाइफ जो है इसमें ये संस्कार बनी रहे। तो इसी टाइप से जो परिवार का जो बचपन में जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, उस पर सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वही हुआ मनोवैज्ञानिक प्रभाव कि जो मस्तिष्क पर जो भी जो अंकित हो जाता है जो काम या जो बात, तो वो हमेशा जो है उसको प्रेरित करते रहता है। परिवार ही समाजीकरण व राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण भी होता है। इस अभिकरण की व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में भूमिका जो है परिवार विशेष की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव पर जो है ये निर्भर करता है। ये दूसरा जो साधन है शिक्षण संस्थाएं हैं। बच्चे जब बड़ा होता है तब उसे जो है परिवार से अलग होके उसे स्कूल भेजा जाता है, और इस शिक्षा जो है राजनीतिक व्यवहार का महत्वपूर्ण चर है। बच्चे को राजनीतिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में स्कूल व कॉलेज के स्तर जो है शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा स्कूली स्तर से ही अपने देश की राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगता है, और कॉलेज स्तर तक पहुँचते पहुँचते उसका राजनीति के प्रति लगाव हो जाता है। इस स्तर पर वह
वह जो है स्वयं ही विद्यार्थी परिषद का संघ चुनाव भी लड़ता है। और ये जो विद्यार्थी परिषद का जो संघ चुनाव होता है, इसमें जो है सारी प्रक्रिया को जो है वो सीख लेता है राजनीति के बारे में। इसका जो तीसरा है मित्र मंडली है। ये जो मित्र मंडली है, प्रत्येक देश में शिक्षण संस्थाओं के दौरान ही बच्चों के हमजोली या लंगोटिया, जैसे कि कहते हैं कि उसका जो गोल होता है, जो समूह होता है, जैसे बच्चा है तो बच्चे का समूह बन जाता है, फिर बड़ा हुआ तो फिर उस लायक का समूह, फिर अगर कहीं जॉब में गया तो उस तरह का समूह, या फिर राजनीति में गया तो राजनीति तरह का समूह। तो एक क्या होता है कि शिक्षण संस्थान से ही एक गोल में जो है वो बैठने उठने लगता है, कुछ सीखने लगता है, और बाद में ये जो है विचार विमर्श भी करता है उस गोल में, जो है उस समूह में बना करके जो है विचार विमर्श करता है हर एक तरह का। बचपन है तो बचपना वाला, और फिर बड़े हुआ तो बड़े वाला, और फिर कोई पढ़ाई कर रहा है तो फिर उस पढ़ाई का जो है विचार खुल करके जो है करता है। और फिर ये समूह अनौपचारिक होता है, यानी कि ये जो है गैर सरकारी होता है। इन समूहों में बच्चा जो है विचार विमर्श की गई बात को आत्मसात कर लेता है, यानी कि धारण कर लेता है। अध्यापक द्वारा बताई गई बातों तथा समाचार पत्रों से प्राप्त राजनीतिक घटनाओं की जानकारी पर भी ये समूह जो है खुलकर चर्चा करते हैं। चुनावों के समय में ये जो समूह है, जैसे कि हमजोली भी कहा जाता है, हमजोली समूह कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधियां अवश्य करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ जो है उसमें सक्रिय हो जाते हैं राजनीति में। चुनावी प्रचार में जुटे लोगों की बातें को सुनना, पर्चे को पढ़ना, नारा जो लगा रहा है पार्टी के नेता लोग जो है तो उस नारे को सुनना, और इन्हें बहुत ये सब जो है करना अच्छा लगता है। और जब ये वयस्क हो जाता है तो इनका भी जो है गठजोड़ और अधिक मजबूत हो जाता है, और फिर ये जो है इस मित्र मंडली में भी जो है अच्छे से अपना सारे कुछ करता है। अगला जो है दबाव समूह या हित समूह है। ये दबाव समूह या हित समूह जो है आज प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में दबाव या हित समूह अवश्य पाया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होने के कारण इनका राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये समूह सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के रूप में भी जो है हो सकते हैं। आज विश्व में कृषक समूह है, मजदूर है, सरकारी कर्मचारियों का समूह है, व्यापारियों का है, विद्यार्थियों का है, स्त्रियों का भी है, यानी कि अनेक संगठन है। और जो राजनीतिक गतिविधियां करके व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं तो राजनीतिक दल के साथ लगकर राजनीतिक व्यवस्था को भी जो है ये हमेशा प्रभावित करते रहते हैं, और ये हमेशा जोड़ तोड़ भी करते हैं। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए ये तरह तरह के तरीकों को भी जो है ये अपनाता है। आगे है राजनीतिक दल। आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दल विद्यमान है, जितने भी देश है और वहाँ पे हर एक देश में जो है दल है। तो चुनावी राजनीति को अमली जामा पहनाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हर व्यक्ति का राजनीतिकरण करने का प्रयास राजनीतिक दल ही करते हैं। केंद्र से लेकर के ग्रामीण इकाई तक राजनीतिक दलों का जाल फैला हुआ है। उसने व्यक्ति का राजनीतिकरण कर दिया है, यानी कि राजनीतिकरण मीन्स हो गया कि जितने भी व्यक्ति है सब ने जो है कुछ न कुछ किसी न किसी दल में सक्रिय रहता है। आज ग्रामीण संस्थाओं के चुनाव में जो पंचायती राज का चुनाव होता है उसमें भी जो है राजनीतिक दलों के गुप्त मार्गदर्शन में संपन्न होने लगा है, यानी कि उसमें भी जो है राजनीतिक दलों जो है यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है भाग लेता है। तो ये जो है राजनीतिक दल भी है। आगे है जनसंपर्क के साधन। आज जनसंपर्क के साधनों ने भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण कर दिया है। अब जनसंपर्क का साधन में आ गया समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाओं से मिलने वाली राजनीतिक घटनाओं की जानकारी व्यक्ति को जो है काफ़ी प्रभावित करता है। इसीलिए जो है इसी से उसके राजनीतिक विचार जो है बनते और बिगड़ते भी हैं। आज सभी शासन व्यवस्थाएं संपर्क के साधनों का प्रयोग करके अपने नागरिकों का राजनीतिक अभिमुखीकरण करने लगी, यानी कि जितने भी उनका जो नागरिक है, जितने भी नागरिक है तो उनको जो है किसी न किसी रूप में राजनीति में जो है भाग लेने के लिए जो है अभिप्रेरित किया जाता है। आज हम जो कुछ भी रेडियो पर सुनते हैं
या टीवी पर सुनते हैं या देखते हैं और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो वह हमारे राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न भाग बन गया है। आगे है राजनीतिक व्यवस्था। आज राजनीतिक व्यवस्थाएं की जो संस्थागत संस्थाएं भी है, ये राजनीतिक समाजीकरण का एक प्रबल साधन बन गई है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को नागरिकों की पसंद या नापसंद से जोड़कर जो है पता लगाया जाता है। साम्यवादी सरकारें जनसंपर्क के साधनों तथा शिक्षण संस्थाओं का प्रयोग करके शासन तंत्र की इच्छित मूल्यों को नागरिकों में संप्रेषित करती है और नागरिकों की अभिवृत्तियों, मान्यताओं और संस्थाओं को राजनीतिक समाजीकरण की तरफ मोड़ने का जो है हर संभव प्रयास किया जाता है। आगे है कि आजीविका के साधन। ये जो समाजीकरण का जो साधन है, एक आजीविका का भी साधन है। आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं से किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी आर्थिक कार्यों में लगे हुए लोग अपने ही हितों के लिए संगठन व संघ बनाकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करते रहते हैं और इस ये सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का सहारा लेकर प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्यों को हमेशा जो है प्राप्त करने में लगा रहता है। आगे है राष्ट्रीय प्रतीक। अब जो देश में जितना भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो जाना जाता है, इसे जो है राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन जो है होता है। जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मई दिवस, आम चुनाव, राज्याभिषेक, गांधी जयंती, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, गीत, मार्क्स व लेनिन की जो जयंतियां हैं, ये सब जो है ये कारण भी लोगों में राजनीतिक अभिमुखीकरण होता है। इनका जो है बच्चों से लेकर के वयस्क व्यक्ति तक कुछ न कुछ जो है इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इससे लोगों को देश विदेश की राजनीतिक बातों का भी पता चलता है और उनके राजनीतिक विचार विकसित भी होता है। अब जो है हम लास्ट में कह सकते हैं कि ऊपर में जो जितने भी हम पढ़े साधन के रूप में, तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार, शिक्षा, मित्र समूह, जनसंपर्क के साधन, दबाव समूह, राजनीतिक दल, साहित्य, विभिन्न समुदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। साम्यवादी देशों में तो लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण करने के लिए स्वयं सरकार द्वारा जनसंपर्क साधनों व शिक्षण संस्थाओं का जो है खुलकर प्रयोग किया जाता है। अब आइए जो है राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो उपयुक्त विवेचना के बाद, उपयुक्त में जितने भी प्रक्रिया को पढ़े उसके बाद हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया राजनीतिक विज्ञान की नई संकल्पना है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उजागर हुई है। यह राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण को गति भी देती है और राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण करती है और प्रत्येक व्यक्ति के जो राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप बनाकर यह जो है राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व व कुशलता का जो है गुण भी जो है इसमें पैदा होता है। तो ये रहा राजनीतिक समाजीकरण। इसके बाद जो है राजनीतिक समाजीकरण की सारी प्रक्रिया इसमें आ जाता है। तो आज जो है इतना ही और फिर धन्यवाद।